नमस्कार। आज हम लोग करने वाले हैं सिंटैक्स में प्रोनाउन करेक्शन। प्रोनाउन को किस तरह से शुद्ध लिखा जाए, प्रोनाउन में आने वाले फॉल्ट को कैसे पकड़ा जाए, उसके लिए सिंटैक्स का तीसरा चैप्टर हमारा होता है करेक्शन प्रोनाउन में। ठीक है, चलिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन सबसे पहले समझ लेते हैं। तो प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग प्रोनाउन की चर्चा की गई है। वैसे टोटल प्रोनाउन आपको 9 तक देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर 8 हमने लिखे हुए हैं। प्रोनाउन एक छोड़ा है हमने, ठीक है, एम्फेटिक प्रोनाउन नहीं लिखा है। एम्फेटिक प्रोनाउन का यहाँ यूज नहीं है, सिंटैक्स में उसका यूज आता नहीं है, और फिर भी हम बता देंगे आपको पढ़ाते हुए। पहला देख लेते हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की बात करें तो पहला रहा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, इसको हिंदी में बोलेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुष टोटल कितने प्रकार के, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। पढ़े, संस्कृत में पढ़े होंगे, पढ़े हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं पुरुष। ये देखो हमने यहाँ पे लिस्ट बना के रखी हुई है। ये चार्ट किसके लिए बनाया, ये पुरुष का ही चार्ट है। देखो, फर्स्ट पर्सन, पर्सन मीन्स पुरुष होता है, ठीक है, पर्सन मीन्स पुरुष। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, प्रथम पुरुष, और यहां मध्यम, संस्कृत में बोलेंगे, ठीक है। यहाँ फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष तो चल जाएगा, लेकिन सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष नहीं होगा। और यहाँ ये रहा थर्ड पर्सन। तो इंग्लिश में तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन ही बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। हालांकि थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा। हिंदी में जो फर्स्ट पर्सन होता है, इंग्लिश में जो फर्स्ट पर्सन होता है, संस्कृत में वो उत्तम पुरुष होता है, ठीक है, और वो नीचे लिखा जाता है। इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन को ऊपर लिखा जाता है। आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव केस मी और अस। वी का अस होता है ऑब्जेक्टिव केस, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, ठीक है। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है। यहाँ पर नॉमिनेटिव केस लिखा गया, ठीक है, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव एक ही बात है। या तो नॉमिनेटिव कहो या सब्जेक्टिव कहो, हिंदी में कर्ता कारक कहा जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, तो आई का मी होता है, बी का अस होता है। पॉजेसिव केस आई का माई होता है या माइन होता है, बी का अवर होता है या अवर्स होता है, ठीक है। सेकंड पर्सन में यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू हो सकता है। सेंटेंस कराते समय वो इस टाइप का बाकी दे उलझाने की कोशिश करें। योर या योर्स पॉजेसिव केस होता है। आगे थर्ड पर्सन में ही जब आएगा तो ही का हिम होगा ऑब्जेक्टिव केस, हिज होगा पॉजेसिव केस, सी नॉमिनेटिव केस होता है, हर ऑब्जेक्टिव होता है, हर पॉजेसिव भी होता है। तो यहाँ पे ये शब्द हमें कंफ्यूजन में डालने वाले हैं, और ये वे 2 शब्द कंफ्यूजन में डालने वाले हैं। सब्जेक्ट से पहले यूज किया जा रहा है तो यू सब्जेक्टिव केस माना जाएगा। वर्ब से पहले अगर यूज कर रहे हैं तो यू सब्जेक्टिव केस होगा, वर्ब के बाद यूज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव केस होगा, सीधी सी बात है। और यहाँ इसी तरह से यहाँ पर भी देखना होगा हमें। ऑब्जेक्ट की जगह अगर आ रहा है यार तो फिर ऑब्जेक्टिव केस हुआ। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, और पॉजेसिव केस देयर होता है। THEIR देख लो, स्पेलिंग करेक्ट करनी होगी। इट और इट्स होता है इसका अपना केस। इट निर्जीव के लिए यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहता है, और उसका पॉजेसिव केस इट्स हो जाता है। अब आते हैं, तो ये पर्सनल प्रोनाउन जो होता है पुरुषवाचक, उसके रूप दिए जा रहे हैं, और रूप को यूज कैसे करना है वो चार्ट के माध्यम से क्लियर होता है। बाकी सेंटेंस करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। आगे है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध सूचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम, जिनसे संबंध क्लियर होता है। ये शब्द तब यूज किए जाते हैं जब इनसे पहले किसी एक नाउन का प्रयोग हो चुका होता है। हाँ, आई सॉ ए बॉय हु वाज ब्लाइंड,
तो पहले बॉय आया, उसके बाद हु आ रहा है। इस तरह से हु, हुम, हुज, व्हाट, दैट और ऐसे ही और भी शब्द हैं, उनका यूज किया जाता है। ये सब रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा बाकी के बीच में यूज किए जाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जब हम यूज करते हैं तो उसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, जबकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाक्य के प्रारंभ में यूज किए जाते हैं। अंतर समझोगे? वाक्य के प्रारंभ में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है ऐसे प्रोनाउन जो किसी क्वेश्चन को पूछने के काम में आते हैं, उन वाक्यों को कहते हैं, इनको बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो वाई, वेयर, व्हेन, हु जो भी क्वेश्चन वर्ड हैं वो सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं और ये प्रोनाउन वाक्य के प्रारंभ में यूज किए जाते हैं। इनके बाद एक हेल्पिंग वर्ब आती है, वाक्य की जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वो आती है। रिलेटिव प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आगे चलिए। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेत, संकेतवाचक सर्वनाम। जब संकेत करते हैं हम दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। दिस और दैट पास की एक वस्तु के लिए यूज किया जाता है, दीज और दोज दूर की बहुत सारी वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है। ये चार शब्द ही मुख्य रूप से, ओनली 4 वर्ड्स, दिस, दीज, दैट, दोज, यही यूज किए जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में। अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। इस काम को मैं खुद करूंगा, तो ये जो खुद शब्द आया है वो क्या है? वो खुद शब्द जो है वही निजवाचक सर्वनाम का रूप है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें सेल्फ या सेल्फ्स, अगर प्लूरल है प्रोनाउन तो सेल्फ लगाओ, सिंगुलर है तो सेल्फ लगाओ। माई सेल्फ, अवर सेल्व्स, अवर बहुवचन तो अवर में सेल्व्स, माई सेल्फ, ठीक, इस तरह से यूज करते हैं। सिंगुलर के लिए सेल्फ, प्लूरल के लिए सेल्फ्स लगा करके खुद की अंग्रेजी जब आ जाए, उसने खुद को गोली मार ली, ही शॉट हिमसेल्फ। क्लियर? आगे चलिए। नंबर 6, इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चितवाचक शब्द जहां भी आएंगे, जैसे वन हो गया, जैसे सम हो गया, सम। अब सम मीन्स होता है कुछ, हाँ, मैनी बहुत सारे, कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, मैनी बोल दिया, सम बोल दिया, वन बोल दिया, तो ये सारे शब्द इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इस तरह के शब्द विभाग सूचक में आते हैं। ठीक है, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसमें आपस में संबंध दर्शाया जाता है, जैसे ईच अदर, वन एन अदर जैसे शब्द आते हैं। अब हमें करना क्या है? अब हमको ये जो शब्द दिए जाएंगे हमारे वाक्यों में, उनमें ही कहीं करेक्शन करना होगा। आगे ये तो हमने इनका टाइप समझ लिया, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन समझ लिया, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। आगे एक एक करके रूल पढ़ेंगे और उनमें जानेंगे कि किस तरह से हमें किस प्रोनाउन का यूज करना है। ठीक है, आगे अब रूल शुरू होते हैं हमारे प्रोनाउन का कैसे प्रयोग किया जाए। प्रोनाउन के टाइप तो समझ लिए हमने, रूल देखिए। रूल पहला क्या कह रहा है? प्रोनाउन का प्रयोग पूर्ववर्ती के अनुसार करना चाहिए। पूर्ववर्ती का मतलब सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट आया है या जो भी ऑब्जेक्ट आया है ना, जो भी सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट की जगह नाउन आया हो या प्रोनाउन आया हो, हमें उसके अकॉर्डिंग यूज करना चाहिए प्रोनाउन का प्रयोग पूर्ववर्ती के अनुसार। एवरी सन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, तो यहां पर तो सन है, सन्स तो है नहीं, यहां सन्स होता तो देयर का प्रयोग ठीक था। क्या होना चाहिए यहां पर? हिज, यहां होना चाहिए हिज। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका जो भी पजेसिव आएगा वो सिंगुलर रहेगा। ठीक है, दूसरा रूल क्या कह रहा है? दो सिंगुलर एंड से जुड़े हों परंतु इनसे पहले ईच का प्रयोग, ईच या एवरी का प्रयोग किया गया हो, तो फिर हम जो पीछे यूज करेंगे
वो सिंगुलर का यूज करेंगे, प्लूरल का यूज नहीं करेंगे। प्रोनाउन हमारा सिंगुलर रहेगा। ये कहा जा रहा है ईच बुक एंड ईच कॉपी वाज पुट इन देयर प्लेस। क्या होना चाहिए? इट्स प्लेस, इट्स होना चाहिए, ठीक है, देयर नहीं हो सकता। रूल नंबर 3, दो सिंगुलर नाउन्स को और आइदर और या नाइदर नॉर से जोड़े जाने पर जो हमारा पीछे का प्रोनाउन होता है वो सिंगुलर रहता है। आइदर मोहन और सोहन, ठीक है, सिंगुलर ही है, दोनों नहीं है, इसमें कोई एक है, तो कोई एक है तो देयर नहीं होगा, यहाँ पर जो प्रोनाउन होगा वो हिज होना चाहिए। सेंटेंस की गलती ये है, तो इस तरह से करेक्शन करना होगा। रूल नेक्स्ट, रूल नंबर 4, दो सिंगुलर तथा प्लूरल, यानी दो, एक सिंगुलर हो एक प्लूरल हो, और आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़े हो, एक सिंगुलर और दूसरा कोई प्लूरल अगर जुड़े हैं तो फिर जो हम उसका प्रोनाउन यूज करेंगे वो उसके निकट में जो आएगा, जैसे ही और हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ ये जो हमारा दूसरा नाउन आ रहा है ये पास में आ रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमको प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहिए। यहां पर हिज नहीं होगा, हिज तो ही के अकॉर्डिंग था, क्या होना चाहिए? देयर, ठीक, देयर बुक्स, ये होना चाहिए सही यूज। नंबर 5 रूल कह रहा है, ये सारे रूल हो गए। नंबर 5, दो या तीन प्रोनाउन एक साथ आने पर क्रम टू यानी सेकंड, थर्ड और फर्स्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्रम पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और अंत में फर्स्ट पर्सन लिखा जाना चाहिए। वी, यू एंड दे, क्या होना चाहिए? यू को फर्स्ट नंबर पे लाएंगे, दे को सेकंड नंबर पे लाएंगे और बी को थर्ड नंबर पे लाएंगे। ये कह रहे हैं यू, दे एंड वी आर द गुड फ्रेंड्स, ठीक है, ये क्रम। तो 2, 3 एंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट पर्सन को लगाया जाता है। 2, 3 फर्स्ट का मतलब समझ गए क्या है? बोलो, समझ गए? सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 6 देख लेते हैं। यदि किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ आई का प्रयोग हो तो आने वाला प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्लूरल रहेगा। आई का माई नहीं होगा बल्कि अवर होगा। जैसे प्रमोद एंड आई शुड लर्न माई लेसन, नहीं होगा, आई का तो माई है, लेकिन आई का प्लूरल जब बात करेंगे तो अवर होगा, अवर होगा, ठीक है, इस तरह से करते हैं। 7 नंबर, थर्ड पर्सन के साथ यू का प्रयोग होने पर सेकंड पर्सन प्लूरल का यूज करता है, तो सेकंड पर्सन का प्लूरल होता नहीं है, ठीक है। यू एंड प्रमोद शुड रीड हिज बुक, नहीं, हिज बुक नहीं होगा, क्या होगा? योर बुक, योर बुक होगा। थर्ड और सेकंड में सेकंड बड़ा है, समझ लो आप, योर बुक होगा। एंड रूल नंबर 8 कह रहा है यदि तीनों पर्सन्स कर लो यहां पर, यदि तीनों पर्सन से एक ही वाक्य में आए तो प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्लूरल के अकॉर्डिंग लिखा जाना चाहिए। फर्स्ट पर्सन प्लूरल यानी फर्स्ट पर्सन ही बड़ा है, उसके अनुसार यू, ही एंड आई मस्ट डू योर वर्क। गलती क्या है? योर वर्क नहीं होगा, होगा आवर वर्क। आगे रूल की तरफ चलते हैं, अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 9, यदि किसी बी क्रिया का कंप्लीमेंट प्रोनाउन हो तो सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। बी क्रिया का मतलब हुआ इज, एम, आर, बाज, बर, और इसका अगर कंप्लीमेंट कोई भी प्रोनाउन शब्द आता है तो उसका सब्जेक्टिव केस यूज किया जाएगा। नियम यही कह रहा है, तो ये आ रहा है बी क्रिया इज। सेंटेंस में बी क्रिया क्या है? इज। इट इज मी हु कैन हेल्प यू होना चाहिए, इट इज आई, क्लियर हो जाएगा। इट इज आई अगर करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा आंसर। ये नियम याद रखना है, यदि बी क्रिया का कंप्लीमेंट कोई भी प्रोनाउन शब्द रहेगा तो अपने सब्जेक्टिव केस में आएगा, ठीक है। आगे चलिए 10 नंबर,
ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए तथा वन एंड अदर का दो से अधिक के लिए किया जाता है। सेम एज बिटवीन दो के लिए और एमंग का प्रयोग दो से अधिक के लिए, वो प्रीपोजिशन होता है और ये होता है प्रोनाउन। ठीक है, यही अंतर है। तो ईच अदर का प्रयोग करेंगे दो के बीच, वन एंड अदर का दो से अधिक के बीच। सेंटेंस में गलती क्या है? राम एंड लक्ष्मण लव्ड वन एंड अदर होना चाहिए राम एंड लक्ष्मण लव्ड ईच अदर। क्या होना चाहिए? ईच अदर, लिखा गया है वन एंड अदर, इसलिए वाक्य हुआ गलत। ठीक, तो इस तरह से आपको याद रखना होगा। रूल नंबर 11, अभी आपको एक्सरसाइज भी करनी होगी, तो ये सारे रूल याद रखने होंगे। जब रिलेटिव प्रोनाउन क्रिया का सब्जेक्ट हो तो क्रिया पूर्ववर्ती के अनुसार, तो सब्जेक्ट हो तो वर्ब का प्रयोग पूर्ववर्ती के अनुसार करना चाहिए। देखिए, ये कह रहे हैं जब कोई रिलेटिव प्रोनाउन आए और वो सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, तो जो वर्ब होती है ना, वो उसके पूर्ववर्ती के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। अब आई के अकॉर्डिंग इस तो लग नहीं सकता, आई के साथ क्या लगाते हो? एम, तो यहां पर एम होना चाहिए। इट इज आई हु एम योर फ्रेंड, सही हो जाएगा। हु एम योर फ्रेंड, ठीक, हु इज नहीं होगा। अगला, और 12 नंबर पे हम लोग पहुंच रहे हैं। 12 नंबर देखिए क्या कह रहे हैं? हु का प्रयोग व्यक्तियों के लिए, विच का प्रयोग वस्तुओं तथा जानवरों के लिए तथा दैट का प्रयोग निर्जीव के लिए करते हैं। एक मोटा नियम तो यही याद रखना है। ठीक है, वैसे दैट का प्रयोग कभी कभी पर्सन के लिए भी यूज किया जाता है विशेष कंडीशन में। तो हु का प्रयोग हम करेंगे किसके लिए? सजीवों के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए हु का प्रयोग करेंगे। विच का प्रयोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए कर देंगे। दैट का प्रयोग निर्जीव के लिए करेंगे। सेंटेंस की गलती देख लेते हैं। दिस इज द बॉय विच आई लव, ये वही लड़का है जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, होना चाहिए हु, क्योंकि सजीवों के लिए तो हु का प्रयोग करते हैं, तो हु होना चाहिए। हु, हुज, हुम। ठीक है, हु के ही रूप हैं हु, हुज, हुम, इनको सजीवों के लिए यूज करते हैं। एक और एग्जांपल दिया जा रहा है। द प्लेन हु लैंडेड अ मिनट एगो केम फ्रॉम मुंबई, वह प्लेन जो 1 मिनट पहले आया है। तो प्लेन तो लाइफलेस है, लिविंग तो है नहीं, क्या करेंगे? विच या दैट। द प्लेन दैट लैंडेड ए मिनट एगो, हु गलत आंसर है, और जैसे ही दैट लगाएंगे वैसे ही करेक्ट हुआ ये जवाब। रूल नंबर 13 पे आते हैं। जब किसी नाउन से पूर्व सेम या सच का प्रयोग हो तो उसके साथ एज आता है। सच एज, सेम एज का प्रयोग होता है। दिस इज द सेम पेन विच, गलती पकड़ में आ गई। ठीक है, अभी रूल सामने लिखे हैं इसलिए सब कुछ क्लियर हो रहा है। यही सारे रूल बाद में भी याद रहने चाहिए। दिस इज द, जब अभी एक्सरसाइज कराएंगे तब फिर ये सारे रूल आपको याद रखने होंगे। दिस इज द सेम पेन एज, क्लियर हो जाएगा, विच नहीं करना है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? हु या विच का प्रयोग निम्न अवस्थाओं, हु या विच का प्रयोग निम्न अवस्थाओं में होता है। रूल थोड़ा सा गलत लिखा है। हु या विच का प्रयोग हु या विच के स्थान पर, ये रूल हम हटा करके थोड़ा चेंज करते हैं। ये कह रहे हैं हु या विच के स्थान पर दैट का प्रयोग निम्न अवस्थाओं में किया जाता है। ऐसे रूल होना चाहिए था। हु या विच न लगा के दैट कब लगाया जाता है, तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1 क्या है? सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करना चाहिए। दिस इज द बेस्ट, बेस्ट है ना, सुपरलेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट, और बेस्ट के बाद लगना चाहिए यहां पर क्या? दैट। विच या हु नहीं लगेगा, आंसर क्लियर हो जाएगा। ऑल, अच्छा दूसरा कंडीशन दूसरी ये है कि विच, हु या विच के स्थान पर दैट, दूसरी कंडीशन में कह रहे हैं ऑल, एनी, नन, नथिंग, ओनली,
ऐसे शब्द जब आते हैं तो इनके बाद हु का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि दैट का प्रयोग करते हैं। ये तो बात सही लग रही है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सारी चमकदार वस्तुएं सोना नहीं होती। अगले रूल की तरफ बढ़ते। अगला रूल क्या कह रहा है? रूल नंबर 3, हु या विच के स्थान पर दैट कब लगता है, तो उसका रूल नंबर 3 है हु या व्हाट आदि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के पश्चात। अगर हु या व्हाट आ रहा है तो उसके बाद विच नहीं आएगा, ये कह रहे हैं उसके बाद दैट ही आएगा। जैसे कि व्हाट इज इट विच मेक्स यू फियरलेस, वो कौन सी चीज है जो तुम्हें निर्भीक बनाती है, दैट मेक्स यू फियरलेस, ये होगा। विच नहीं हो सकता, हु नहीं हो सकता। अगर प्रारंभ में व्हाट या हु से प्रारंभ हो रहा है बाकी तो भी, जैसे एक एग्जांपल और है, ये वाला हो गया क्लियर। हु एम आई विच शुड हेल्प यू, मैं कौन हूं जो तुम्हारी मदद करूं। सही जवाब हो, सही आंसर होगा इसका हु एम आई दैट शुड हेल्प यू। ठीक है, ये करेक्शन हो गया। आगे चलते हैं। अगला और चौथा रूल कह रहा है विच या हु के स्थान पर दैट कब लगेगा, तो नियम कहता है दो पूर्ववर्ती के पश्चात दो अगर एंटीसीडेंट्स आते हैं और उनमें से एक सजीव है और दूसरा निर्जीव है, एक लिविंग थिंग है दूसरी लाइफलेस है, नॉन लिविंग है, तो इनके पश्चात भी दैट लगाएंगे। एग्जांपल ये रहा द बॉय एंड हिज डॉग, ये डॉग रहा ये बॉय रहा, द बॉय एंड हिज डॉग। ठीक है, दो निर्जीव दो सजीव, कुछ भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकते हैं। अगर ये आ रहे हैं तो इनके बाद हम किसी भी हु दैट या विच को नहीं लगाएंगे, बल्कि यहाँ पे हमारा कंजक्शन या यहाँ हमारा प्रोनाउन दैट रहेगा। इंटर्ड, पूरा अर्थ देखिए, द बॉय एंड हिज डॉग दैट इंटर्ड माई हाउस वर लॉक्ड, वो लड़का और उसका कुत्ता जो हमारे घर में घुस गए थे उन्हें लॉक कर दिया गया है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी दैट का प्रयोग करते हैं। तो हु या विच के स्थान पर दैट कब लगता है? सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव अगर आ रहा है तो उसके पश्चात दैट लगता है। रूल हमने याद किया हुआ है। दूसरे रूल में क्या लिखा था? दूसरे रूल में क्या? ऑल, एनी, नथिंग, नन, ओनली, ऐसे शब्द जब भी आएंगे तो उनके पश्चात दैट लगेगा। ऑल दैट ग्लिटर्स, एग्जाम्पल हमने कराया था। रूल नंबर 3, हु या व्हाट से अगर हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जब चूंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही सबसे पहले लिया जाता है। हाँ, जब किसी क्वेश्चन वर्ड को, यही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड आपके होते हैं। तो इसके बाद सिर्फ दैट लगेगा, विच या हु नहीं लगेगा, बस। और आखिरी रूल ये था आपका, उसमें कह रहे थे जब दो लाइफलेस और लिविंग थिंग्स आ जाती हैं तो उनके बाद दैट का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 15, रिलेटिव प्रोनाउन को जितना संभव हो उसके पूर्ववर्ती के पास रखा जाना चाहिए। ठीक है, कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन को दूर नहीं लगाते। जैसे कि ये पुराने एग्जांपल में देख लो, हिज डॉग हु, चूंकि हु तो नहीं, लेकिन जो भी रिलेटिव प्रोनाउन लग रहा है वो अपने पूर्ववर्ती के करीब, एंटीसीडेंट्स के बिल्कुल करीब लग रहा है और करीब में ही लिखा जाना चाहिए। यहां क्या कह रहे हैं? द वॉच विच आई बॉट यस्टरडे लॉस्ट। तो वॉच और विच इसीलिए ये करेक्ट किया गया है क्योंकि वॉच के लिए जो विच शब्द आ रहा है बिल्कुल पास में लगाया गया है। आगे चलते हैं। अगले रूल में कह रहे हैं 16 नंबर, अकेला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी किसी कर्ता का, किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं होता है। उसके साथ जो भी संबंधित प्रोनाउन है उसका सब्जेक्टिव केस लगाना पड़ेगा, ठीक, तभी उसे यूज कर सकेंगे। अकेला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये इसका एग्जांपल ये रहा, माई सेल्फ कैन डू इट। अच्छा, गलत किया गया है ऐसे, क्योंकि होना चाहिए था
आई माई सेल्फ कैन डू इट, या आई कैन डू इट माई सेल्फ। चूंकि यहां पर रिफ्लेक्सिव तो नहीं बल्कि इंफेटिक प्रोनाउन यूज किया गया है। जब किसी बात को जोर देकर कहा जाता है तो हम उस प्रोनाउन के करीब में जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो वो इंफेटिक प्रोनाउन बन जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये कह रहे हैं, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कभी भी कर्ता नहीं हो सकता और इंफेटिक प्रोनाउन भी बाकी का कर्ता नहीं हो सकता। क्लियर? आगे चलिए, नंबर 17, अवेल। कुछ वर्ब दी जा रही हैं और ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हैं। ठीक, ये भी याद रखना। अवेल लाभ लेना होता है, इसका मतलब। वी टेक, absent, tried, enjoy, drink, oversleep, resign, apply, ये यूज करने पड़ेंगे, आपको रिमेम्बर करना होगा इन सबको। आदि ऐसी ये वर्ब हैं, इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ता है। ड्रिंक, आई ड्रिंक, आई ड्रिंक माई सेल्फ। ठीक, ऐसे लिखा जाता है वर्ब के साथ। एंजॉय, आई एंजॉय माई सेल्फ, वी एंजॉय अवर सेल्फ। ठीक, ऐसे करके इनका यूज किया जाता है। भाई कह रहे हैं सारे जितने भी ये ट्रांजिटिव वर्ब हैं उनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लिखा जाना चाहिए। द बॉयज absented फ्रॉम द क्लास। अच्छा, गलती ये है, द बॉयज है प्लूरल है, absented themselves होगा, तब क्लियर होगा सेंटेंस। ठीक है, बॉयज प्लूरल है, themselves। बी एंजॉयड इन द फेयर, बी एंजॉयड ourselves, और ये हो जाएगा क्लियर। वी एंजॉयड ourselves इन द फेयर, मेले में हम लोगों ने आनंद लिया। ठीक है, तो इस तरह से यूज किया जाना चाहिए। वर्ब याद करेंगे आप, ठीक, जो भी वर्ब है उन्हें याद करेंगे। नंबर 18, आइदर या नाइदर का प्रयोग। पीछे भी पढ़ चुके हैं हम लोग, कंजक्शन में पढ़ा था और यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आइदर नाइदर का प्रयोग जब भी करेंगे तो दो के लिए करेंगे, और दो से ज्यादा के लिए अगर प्रयोग करना है तो आइदर का एनी और नाइदर का नन प्लूरल शब्द होता है। ठीक है, ये कह रहे हैं नाइदर ऑफ द 3 पेन्स इज चीप, 3 पेन में से एक भी सस्ता नहीं है, तो 3 के लिए नाइदर नहीं लगेगा, 2 के लिए लगता है, इसलिए इसे गलत किया गया है। सही करना है तो यहाँ पे 2 कर दीजिए आप। नाइदर ऑफ द 2 पेन्स इज चीप, सही हो जाएगा जवाब। नेक्स्ट, अच्छा एक एग्जांपल और है इसमें, इसे भी देख लेते हैं। कह रहे हैं नाइदर ऑफ द 5 बॉयज कैन डू दिस, 5 बॉयज है तो नाइदर नहीं लगेगा, फिर नन लगेगा। नन ऑफ द 5 बॉयज कैन डू दिस, और सेंटेंस हुआ क्लियर। क्लियर हो गया? करते चलिए, साथ साथ करते चलिए। अगले रूल में कह रहे हैं, सेकंड लास्ट रूल हो रहा है अपना, इंडेफिनिट प्रोनाउन वन करता होने पर इसका जो भी आगे पॉजेसिव केस आएगा वो वंस होगा। ठीक है, अच्छी बात है। एग्जाम्पल में बता रहे हैं, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी नहीं होगा, फिर तो वंस ड्यूटी होगा और आंसर क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस में करेक्शन देख लीजिए, क्या होना था, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी गलत था, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी होगा, आंसर क्लियर होगा। आगे देखते हैं, और आखिरी रूल है, देन तथा एज के पश्चात आने वाला प्रोनाउन स्थिति व अर्थ के अनुसार रहेगा। तो देन, पता है डिग्री में हम लोग देन पढ़ते थे, जहां जब कंपैरिजन करते हैं तो वहां देन लगता है, और कंपैरिजन समान चीजों में होता है तो समान चीजों, गौर से देखना होगा इस रूल को। देखिए, आई एम नॉट एज रिच एज हिम, ये पता है गलती यहाँ पे है, क्यों? यहाँ सब्जेक्टिव केस है आई,
तो हिम का सब्जेक्टिव केस लगा दीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा आंसर। आई एम नॉट एज रिच एज ही, समझ रहे हो। सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस, तुलना तो समान चीजों में होगी, असमान चीजों में तुलना नहीं होती है। यहाँ का वातावरण दिल्ली से अच्छा है, तो दिल्ली से अच्छा थोड़ी हो जाएगा, दिल्ली के वातावरण से। एटमॉस्फेयर की अगर तुलना कर रहे हैं तो एटमॉस्फेयर से करिए तुलना। अगला रूल देखो, ही लाइक्स यू। अब देखो यहाँ पर यू ऑब्जेक्टिव केस है, गौर से देखेंगे सेंटेंस को। ही लाइक्स यू, यू सब्जेक्टिव केस नहीं है, आप समझो यू तो सब्जेक्ट की जगह आता है, तो यू तो ऑब्जेक्ट की जगह भी आता है, सही है। हाँ, तो आई तो सब्जेक्ट हो गया वर्ब इस सेंटेंस में, ही सब्जेक्ट हो गया सेंटेंस में, लाइक्स वर्ब हो गया, ही लाइक्स यू, फिर यू क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। बेटर देन, अब यू तो है ऑब्जेक्टिव केस और देन के बाद कर रहे हो आई, तुलना गलत हो रही ना, कंपैरिजन गलत हो रहा है। क्या होना चाहिए वहां पे, आई का ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, क्योंकि यू लगा है ऑब्जेक्ट की जगह, तो आई कैसे हो जाएगा, आई का भी ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे मी, और आंसर हो जाएगा सही। क्या होगा, ही लाइक्स यू बेटर देन मी, आंसर सही हो जाएगा। अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे। हाँ, तो अब हम लोग आ गए हैं सीधे सीधे एक्सरसाइज पे। ठीक, एक्सरसाइज का पहला सेंटेंस बहुत गौर से देखने हैं, एक एक सेंटेंस को बहुत गौर से देखना है। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। रूल कह रहा है जब कर्ता वन होगा, बोलो, जब कर्ता वन होगा तो उसका जो भी केस लगेगा वो उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो यहां हिज कहां से आ गया, क्या होगा, वंस। हमसे आगे आगे आप एक्सरसाइज को करते चलिए। जो भी लोग वीडियो के माध्यम से इसे सॉल्व कर रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें जरा, और आगे आगे सॉल्व करते रहें, हम जवाब दे रहे हैं आपको। चलिए, क्या है, पहले का आंसर हो गया वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ठीक जवाब होगा, नंबर क्लियर होगा आपका। सेकंड देखते हैं, आई यू एंड ही वेंट टू दिल्ली। अच्छा, तो हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था और रूल में बोला गया था जब भी तीनों पर्सन एक वाक्य में आएंगे तो 2, 3 एंड 1 के अकॉर्डिंग हम उनको किस ऑर्डर में लगाएंगे, 2, 3 एंड 1, मीन्स पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन यूज करेंगे। ठीक है, अगर अब भी लर्न नहीं हुआ है वीडियो को बैक करें और फिर से देखें इसे। चलिए, नंबर 3, बीइंग अ वेरी कोल्ड डे वी कुड नॉट गो आउट। इस वाले को सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको मशक्कत करनी पड़ सकती है। क्या मशक्कत करनी होगी, इस टाइप का रूल हमने कहीं लिखाया नहीं है, और फिर भी आपको रूल याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो इसका एक तरीका है, सिंथेसिस में जाके आप वहां से एक रूल लेंगे। वहां क्या कहा गया था, बीइंग डायरेक्टली नहीं लग सकता, जब दो सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो बीइंग सीधा सीधा नहीं लगता है। यहाँ पर बीइंग ए वेरी कोल्ड डे, दिन बहुत ठंडा था, तो दिन अलग करता है, फिर तो इट लगेगा। ठीक है, याद आया, इट बीइंग अ वेरी कोल्ड डे वी कुड नॉट गो आउट। क्लियर, जब सब्जेक्ट अलग अलग है तो बीइंग नहीं लगा सकते, बीइंग का प्रयोग तभी होता है जब सब्जेक्ट एक ही हो। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4, यू शुड अवेल ऑफ दिस THIS दिस अपॉर्चुनिटी। जब अवेल, एंजॉय, बोलो, शब्द सारे याद किए हैं, सारे शब्द याद करो। अवेल, बीटेक, प्राइट, बिल्कुल, ये शब्द आएंगे तो उनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग करते हैं। यू शुड अवेल योरसेल्फ। ठीक है, कर दिया, सही जवाब किया,
बहुत सुंदर, बहुत मेहनत से पढ़ रहे हो। यू शुड अवॉइल मीन्स लाभ लेना होता है। यू शुड अवॉइल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। नंबर 5, सेंटेंस नंबर 5 को करेक्ट करते हैं। इट इज मी हु डिड इट। इट इज मी हु डिड इट नहीं, रूल कह रहा है जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन आएगा उससे पहले जो केस होता है वो सब्जेक्टिव केस होता है। इट इज आई, इट इज आई हु डिड इट, मैं ही था जिसने ये काम किया। नंबर 6 में योर सेल्फ आर रेस्पॉन्सिबल। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी अकेला नहीं आता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी अकेला नहीं आता है। और यहां दिया गया है योर सेल्फ, इसका मतलब यू योर सेल्फ, यू योर सेल्फ आर रेस्पॉन्सिबल, आप खुद ही इसके जिम्मेदार है। नंबर 7 पे आओ। आई एंड यू हैव डन इट। आई एंड यू, ये तो सही लग रहा है, इसमें क्या दिक्कत आ गई? गलत है। अच्छा ये वाला गलत है, फिर गलती क्या है इसमें? ऑर्डर गलत है। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन आता है। क्योंकि थर्ड पर्सन इसमें है नहीं तो सेकंड के बाद फर्स्ट आएगा। ठीक है। नंबर 8, दिस बुक इज माई। दिस बुक इज माई, क्या दैट होगा? अच्छा, दिस बुक इज माइन, MINE, माइन होगा। लास्ट में माइन नहीं लगता है। दिस इज माई बुक ऐसे तो हो जाएगा। ये माइन होता है, योर्स होता है, अवर्स होता है। ये कब यूज होते हैं? ये इसी कंडीशन में यूज होते हैं। ठीक है। दिस बुक इज माइन। और जैसे केस जब लास्ट में पहुंचता है तब फिर योर्स, माइन, अवर्स इस तरह यूज करते हैं। नंबर 9, व्हाट इज इट विच ट्रबल यू सो मच। व्हाट और हु, ये अगर सब्जेक्ट की जगह आ रहे हैं, ठीक है, फिर इनके बाद जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो दैट होगा। ठीक है, हाँ वो दैट होगा। व्हाट इज इट दैट ट्रबल यू सो मच, कौन सी चीज है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है। नेक्स्ट नंबर 10, यू एंड आई हैव डन माई वर्क। अब की बार तो ऑर्डर भी ठीक लगा है, यू है एंड आई है। अब क्या गलती है? तो गलती ये है यू के साथ जब भी कोई आई के साथ जब भी कोई अदर आएगा तो फिर वहां पर प्लूरल हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लूरल पर्सन लगता है। यहां माई नहीं होगा, अवर होगा, अवर होगा। टास्क नंबर 11, वन शुड कीप हिज वर्ड। वन शुड कीप रूल कर चुके हैं, पहले ही सेंटेंस था। एक्सरसाइज का फर्स्ट सेंटेंस वही रूल लगेगा, वंस होगा यहां पर। 11 नंबर चेक करिए, वंस होगा, आप भी चेक करिए। 11 नंबर वंस होगा। ठीक है। नंबर 12, होम बुक इज दिस। होम बुक इज दिस, सेंटेंस की गलती समझे, जहां पर केस लगाया गया है वो गलत है। होम मीन्स किसको होता है, और सेंटेंस में कहा यह जा रहा है ये किताब किसकी है, तो किसकी की अंग्रेजी हुज, होम नहीं होगा। हुज बुक इज दिस करेक्ट हो जाएगा। हुज बुक इज दिस, ये होगा करेक्ट आंसर। नंबर 13, आई विल अवेल ऑफ दिस चांस। अभी आपने बताया था अवेल मीन्स लाभ लेना होता है, और अवेल एंजॉय। फिर से एक बार, अवेल एंजॉय जी, सारे शब्द याद कर लीजिए जब भी आएंगे तो ये। और ये जितनी वर्ब है ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, इनके साथ अवेल, एंजॉय जो भी आएगा उनके साथ पॉजेसिव केस, रिफ्लेक्सिव केस लगता है। आई विल अवेल माई सेल्फ, माई सेल्फ, ठीक है, यहां पे लगेगा। नंबर 14, इट इज आई हु हैज डन इट। थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना ही पड़ेगा। नंबर 14, बाकी में करेक्शन कहां पे करना है? 14 नंबर
सब कुछ तो ठीक दिख रहा है। इट इज आई हु हैज डन इट। मिला मिला नहीं मिला, इधर नजर डालो। इट इज आई हु, भैया रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। आई के साथ हैज कब से लगने लगा? क्या होगा? हैव होगा। ठीक है, इट इज आई हु हैव डन इट। समझ गए? नेक्स्ट आइए 15 नंबर। कर लिया? 15 तो ठीक ठाक है। नन ऑफ द टू सिस्टर्स इज मैरिड। दो बहनों में से किसी की शादी नहीं हुई। बाकी की गलती क्या है? दो के लिए नन नहीं लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे? नाइदर लगाएंगे। NEITHER नाइदर लगेगा, नाइदर लगेगा। नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज मैरिड। क्लियर? 16 नंबर। वन शुड टेक केयर ऑफ हिज ड्यूटी, ये तो ऑफ हिज हेल्थ, ये तो आप कर चुके हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं। वंस लगेगा। नेक्स्ट नंबर 17। लेट यू एंड आई गो देयर। लेट के साथ कौन सा केस? लेट अस, हमने पढ़ाते समय बताया था, तो ऑब्जेक्टिव केस लगता है। इसका मतलब यू ऑब्जेक्टिव केस होता है। लेट यू, अब एंड से जोड़ रहे हैं तो यहां पे क्या होगा? लेट यू एंड मी। लेट यू एंड मी गो देयर। नंबर 18, बहुत सुंदर सेंटेंस है, बहुत अच्छे से हम लोग कर भी रहे हैं। क्लियर? 18 नंबर। ही इज वन ऑफ दोज पीपल हु नोज एवरीथिंग। कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो एकदम चकरा देते हैं, हम लोगों को पजल कर देते हैं। लगे रहो, सारे हो जाएंगे। 18 नंबर मिली? गलती मिल रही है? फॉल्ट नहीं पकड़ में आ रहा है? अच्छा, हमारे तो आ गया है। ही इज वन ऑफ दोज पीपल, वो उन लोगों में से एक है, हु नो, उन लोगों में से एक है जो सब कुछ जानता है या जानते हैं। जो सब कुछ, उन लोगों में से वह एक है जो सब कुछ जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो नोज है वो नहीं होगा, नो होगा, क्योंकि वर्ब प्लूरल रहेगी। क्लियर? वो उन लोगों में से एक है, यानी और भी लोग हैं जो सब कुछ जानते हैं। जब और भी लोग हैं तो वर्ब प्लूरल होगी। इसमें वर्ब करेक्शन हो रहा है, प्रोनाउन करेक्शन नहीं है। ठीक, प्रोनाउन करेक्शन हम लोग कर भी नहीं सकते थे इसलिए। नंबर 19। हुज डिड यू पनिश। सेंटेंस में कह रहे हैं तुमने किसको सजा दी। क्या होगा? हुम। बिल्कुल, किसको के लिए तो हुम लगाते हैं, हुज नहीं लगाते हैं। आई हु आर योर फ्रेंड, मैं ही हूं जो तुम्हारा मित्र हूं। विल हेल्प यू, तुम्हारी मदद करूंगा। तो इस तरह से तो सेंटेंस नहीं लिखा जाता है। इट इज आई, इट लगाना पड़ेगा। इट इज आई। ठीक है, डायरेक्ट थोड़ी हो जाएगा आई हु आर योर फ्रेंड। इट इज आई हु आर योर फ्रेंड। नंबर 21 नंबर पे आ गए। वी एंजॉयड इन द फेयर, वी एंजॉयड इन द फेयर, वी एंजॉयड अवर सेल्फ। अवर सेल्फ होगा, ठीक है, VES लगेगा, SELF नहीं होगा। अवर सेल्फ, प्लूरल में सेल्फ करते हैं। नंबर 22 पर आ गए हैं। He and myself took dinner. He and myself took dinner. उसने और मैंने भोजन किया। तो मैंने की अंग्रेजी यही होती है, myself. He and I took dinner. Clear? 23
23 ईच बॉय शुड ओबे हिज पेरेंट्स, हर एक बच्चे को अपने माँ बाप की आज्ञा माननी चाहिए, हर बच्चे को। ईच बॉय शुड ओबे हिज पेरेंट्स, डियर पेरेंट्स, क्या होगा? डियर पेरेंट्स, ये आंसर है सही। नंबर 24 सेकंड लास्ट देख लीजिए, एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट सेंटेंस है, नाइदर ऑफ द टू बॉयज आर गुड। इसमें क्या गलती है? ये तो ठीक लग रहा है। क्या गलत है? वर्ब गलत है। ओ बिल्कुल सही जवाब, वर्ब गलत है। नाइदर ऑफ द टू बॉयज, दो लड़कों में से एक भी अच्छा नहीं है। ठीक, तो यहां वर्ब में करेक्शन है। ऊपर देख भी सकते हैं आप, यहां पर जब आपने नाइदर किया था तो वर्ब सिंगुलर लगी है, देखिए है, यहां पर वर्ब सिंगुलर होगी। एंड लास्ट सेंटेंस में कहा जा रहा है, दिस इज ऑल व्हाट आई नो, ये है जो मैं जानता हूं। ठीक, बस यही है जो मैं जानता हूं। दैट, क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। दिस इज ऑल दैट आई नो यू। क्लियर हुआ? तो अगली एक्सरसाइज, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा करेक्शन ऑफ एडजेक्टिव होगा संभवतः, और उसी नए चैप्टर के साथ बहुत जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।